बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, 1962 एंड 1973। हमने जो आज इस लेक्चर में पढ़ना है वो एक तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हमने दो तरीके से देखना है। एक इसके फीचर्स के हवाले से इसका क्या कंपैरिजन है, दूसरा हमने इसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में हमने तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को आपस में एक साथ डिस्कस करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारी बारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आते गए, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसकी हिस्ट्री के हिसाब से जो है हमने इसका कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स के हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद 1962 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और 1973 में फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, अभी हम इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हमने इसका जो मेन पर्पज़ है इस टॉपिक को डिस्कस करने का वो हमारा है एनालिसिस करना है हमने इन तीनों का। तो फीचर्स जो है वो हम इससे एनालिसिस करने से पहले हमें फीचर्स पढ़ना जो है वो एक दफ़ा ज़रूरी है। उसके बाद ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं ये तीनों के तीनों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे, और तीनों ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन थे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या है कि तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो इतनी आसानी से नहीं होगी। अमेंडमेंट होने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए होगी। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 1962 के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और 1973 के अकॉर्डिंग फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 की जो है उसको इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया, उसके प्रीएम्बल में ऐड किया गया। उसके बाद 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो लेजिस्लेशन के हवाले से देखिए तो उसकी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी, मतलब एक ही हाउस था उसका। और 1962 में भी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन थी। यूनिकैमरल मतलब सिर्फ नेशनल असेंबली थी, यहाँ पर सेनेट नहीं थी। यहाँ पर भी नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं थी। लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस वक्त पाकिस्तान में एनफोर्स्ड है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, मतलब पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली है, दूसरा सेनेट है। अगर लैंग्वेज के हवाले से देखें तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली और उर्दू दोनों है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल अभी जो है वो सेपरेट नहीं हुआ था। बंगाल जो है वो सेपरेट कब हुआ था और बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, मतलब 1962 के भी बाद बना था और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले बना था। तो इन दोनों में जो है इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली भी है और उर्दू भी है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अगर हम लिहाज से देखें। ठीक है, उसके बाद जो है वो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया था, और बंगाली जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो है वो बांग्लादेश बन गया था और वो 1971 में सेपरेट हो गया था। तो उसमें जो है 1973 में नेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? उर्दू है, और इन दोनों में बंगाली और उर्दू दोनों है। उसके बाद जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हुई, कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान में नहीं बना था। लेकिन 1962 में दो इस्लामिक जो है वो इंस्टीट्यूशंस बने। एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इस्लाम में जो इस्लामिक इश्यूज़ थे या इस्लाम के मामलात थे उसको डिस्कस करने के लिए एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, और दूसरा इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल बना। ठीक है, उसके बाद 1973 में अगर हम देखें तो उसमें भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस दो बने थे। एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बना था और दूसरा फेडरल शरीयत कोर्ट बनी थी। FSC का मतलब है फेडरल शरीयत कोर्ट। ये इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस थे, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर जो है इसमें नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 1956 के अंडर जो है वो जो है फेडरल सिस्टम था पाकिस्तान का, इसमें भी फेडरल सिस्टम था, और 1973 में भी फेडरल सिस्टम था, मतलब है जो अब भी है। उसके बाद 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड थे। ठीक है, दिए गए थे लोगों को उनके बुनियादी हकूक। और अगर हम एक बात फंडामेंटल राइट्स के हवाले से देखें तो हमारा जो पाकिस्तान बना है जब 1947 में, उसके बाद हमारे पास पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया 1956 का। ठीक है, इसमें हमने फंडामेंटल राइट्स ऐड क्यों किए? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है 1935 का जो एक्ट है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। 1935 इंडिया एक्ट 1935, जब ब्रिटिश इंडिया होता था तब जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 1935 का एक्ट था, जो कि यूके की पार्लियामेंट ने बनाया था।
अब जो हमने 1956 का अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो उसी को बेस बनाकर बनाया है। जो 1935 का हमारे पास एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का, पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी हमने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन उसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया, लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। जब ब्रिटिश इंडिया था तो वहाँ पर जो है लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए गए थे, और जो है ये उसका एक ड्रॉबैक भी था और डिसएडवांटेज भी था, ठीक है। लेकिन लोगों को बुनियादी हकूक़ पाकिस्तान में उनको देने के लिए फंडामेंटल राइट्स को 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और 1962 के हवाले से देखें तो पहले जो है वो इसमें इनिशियली जो इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो है फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक दे दिए गए थे। और 1973 की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फुली गारंटेड हैं। और 1973 का हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बताए गए हैं। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट नहीं था। रेफरेंडम जो कि प्रेसिडेंट के अंडर रेफरेंडम करवाया जाएगा मुल्की जो नेशनल इश्यूज़ हैं या मामलात हैं उसके ऊपर, तो ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1962 और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम जो है उसको ऐड किया गया कि मुल्की जो नेशनल जो हमारे कौमी इश्यूज़ होंगे उसके ऊपर अंडर प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम होल्ड करवाया जाएगा, रेफरेंडम होगा नेशनल इश्यूज़ के ऊपर। ये तो हम लोगों ने इसके फीचर्स देख लिए, ठीक है। ये हमारे बेसिक फीचर्स जो हैं, इसके अलावा फीचर्स और भी बन सकते हैं इसके तीनों के, और लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे वो ये हैं। अब हम करते हैं इसका एनालिसिस, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें कि हिस्ट्री में जाकर देखें कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, फिर दूसरा कैसे आया, फिर तीसरा कैसे आया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस। एनालिसिस अगर हम करें तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का और इसको हिस्ट्री के लिहाज से देखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बारी बारी आए कैसे थे, कब मार्शल लॉ लगा, कब नहीं लगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कैसे आई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे आई, और इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस जो है इनमें क्या क्या जिसको कह सकते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, पॉजिटिव बातें क्या थी, नेगेटिव चीज़ें क्या थी, इसको हम कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो 1956 की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी स्टेबिलिटी इसमें? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद तमाम तर जो पावर्स हैं वो किसको दे दी गई? प्रेसिडेंट को दे दी गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद पावर्स सारी किसको दे दी गई? प्रेसिडेंट को दे दी गई। तो स्टेबिलिटी नहीं रही और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गया। ये इसकी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दिस कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट रिजॉल्व द इशू ऑफ इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का जो इशू था वो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सका। उसके अलावा जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर दरमियान जो है वो एक आर्टिफिशियल पैरिटी जो है वो क्रिएट हो गई। मतलब इसकी वजह से बहुत सारे जो और मसाइल हैं वो भी पैदा हुए थे, और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो डिवीज़न जो उसकी हुई थी 1971 में वो भी इसी बेस पर हुई थी कि वो अपने हकूक़ की बात करते थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले अपने हकूक़ की बात करते थे। वो कहते थे कि हमारा जो है तुम लोगों के साथ को हमारी कोई रिजेम्बलेंस किसी भी किस्म की नहीं है, तो हम सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो फेल हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ? मार्शल लॉ लग गया। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। चीफ ऑफ आर्मी अयूब खान जो है वो आ गए प्रेसिडेंट बन के। जब वो प्रेसिडेंट बन के आए तो उन्होंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस हुई और जो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने नहीं बनाया। मतलब बिल्कुल ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है एक ये चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने नहीं बनाया। वो जो है सारी पावर किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ गई। कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था, लोगों को इनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। ये इसके सारे हम ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेजेस जो है वही इसके एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है।
कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर हम इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके उस एरा में जो प्रेसिडेंट अयूब खान थे वो एक समझा जाता है कि ये एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है। कैसे डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है कि इनके आने के बाद मुल्क में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो गई थी, मामलात जो थे मुल्क के वो बहुत हद तक बेहतर हो गए थे, इसीलिए जो है इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। अब कुछ लोग जो है इसी वजह से कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए, और कुछ लोग इसी वजह से कहते हैं कि जो है कुछ लोग इसके खिलाफ हैं और कुछ जो हैं वो इसके फेवर में बात करते हैं। जो फेवर में बात करते हैं वो इसीलिए हो सकता है बात करते हों कि एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट था कि जब प्रेसिडेंट अयूब खान आए थे तो हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था उस दौर में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट अयूब खान जो है वो चले गए तो उन्होंने अपनी जगह पर किसको भेजा, नए चीफ ऑफ आर्मी को भेजा, और मुल्क में जो है वो दूसरा मार्शल लॉ लग गया। और उसके बाद जो है याहिया खान जो है वो आए थे एज अ प्रेसिडेंट, और इन्होंने आकर जो है एक डिसॉल्व कर दिया 1 यूनिट को। 1 यूनिट को कैसे डिसॉल्व कर दिया? 1 यूनिट का क्या मतलब है? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात जो हमने यहाँ की है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो एक ही यूनिट कंसीडर होंगे, इकट्ठे कंसीडर होंगे। लेकिन यहाँ पर वो इसी वजह से जो है उनके दरमियान में एक आर्टिफिशियल पैरिटी जो है वो क्रिएट हो गई थी। लेकिन 1962 में जब 1962 के बाद जब याहिया खान आए थे तो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था 1 यूनिट के कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि ये इसको जो है वो सेपरेट कर देते हैं, दोनों को ऑटोनॉमी सेपरेट मिल गई, और इसी वजह से जो है सेपरेशन हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान की 1971 में। और याहिया खान के जो है वो उसके लिए ये एक मैटर ऑफ डिसग्रेस था, और उनको इस चीज़ पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो आए 1973 में। उन्होंने जब वो जुल्फ़कार अली भुट्टो आए थे याहिया खान के बाद, तो उन्होंने जो है इसी को एक दफ़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया, खुद से एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसको बेस बनाकर मुल्क को गवर्न किया गया जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाता। और उसके बाद आया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी फुली ऑपरेशनल कब हुआ, बीच में 2 गैप आए थे। जो 2 गैप बीच में आए थे इसका मतलब है कि 1973 के बाद भी मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ में क्या होता है कि वो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो वर्क जो है वो नहीं कर सकता, तो वो जो है एक गैप आ गया था बीच में। तो उसके बाद जब दोबारा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई तो वो फुली ऑपरेशनल हो गया, और अब तक जो है हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अभी तक जो हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ऑपरेशनल है वो 1973 का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है बताइए, आगे डिटेल में लिखना ये आप लोगों का काम है, ठीक है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.